आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चहीते चैनल केमिस्ट्री लर्निंग में डीजी में। तो आज हम लोग गेट 2018 के केमिस्ट्री पेपर का क्वेश्चन नंबर 26 से 45 का सॉल्यूशन जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। तो यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दिया हुआ था और आपको प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना था, मेजर या माइनर या क्या प्रोडक्ट होगा उसको प्रिडिक्ट करना था। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बेसिकली ये एक नेम रिएक्शन आपको डायरेक्ट उठकर आ गया था, जिसका नाम है, जिसको हम लोग कॉमनली साकुराई रिएक्शन भी बोलते हैं या होसामी साकुराई रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ था, यहाँ पर आपको एक एल्डिहाइड दिया हुआ था, उसके साथ उसने एक एलाइलिक सिलेन ग्रुप दिया था और एक लुईस एसिड TiCl4 दिया था। तो आपको पता है कि जब भी कहीं पर लुईस एसिड होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर का डिमांड होता है। तो ऑब्वियस है इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कौन है, ऑक्सीजन, और उसके बगल में पाई इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस है ये जो लुईस एसिड है इस बॉन्ड को पोलराइज करेगा। तो ऑब्वियस है ये जो पाई बॉन्ड है ब्रेकअप हो जाएगा। अब जो एलाइलिक सिलेन का डबल बॉन्ड है ये प्लस माइनस से ब्रेक करेगा। तो सिंपल फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन होगा। अब जो TiCl4 है यहाँ पर वो Cl माइनस जो रिलीज किया है ये पीछे से आकर इस कार्बन या बोल सकते हैं इस सिलेन को अटैक करेगा, जो SiCH3 जो है इसको अटैक करेगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये तो आपका हुआ मेजर प्रोडक्ट, मतलब कि ये तो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अब यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री घुस गया है, तो आपको मेजर और माइनर दोनों प्रिडिक्ट करना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर दो प्रोडक्ट क्यों बनेगा। यहाँ पर दो प्रोडक्ट इसलिए बनेगा क्योंकि जो मेरा एल्डिहाइड एक प्लेनर ग्रुप है, तो प्लेनर ग्रुप में दोनों साइड से अटैक हो सकता है। तो अब क्वेश्चन अराइज है कौन मेजर कौन माइनर। तो देखिए जो एल्डिहाइड है इसके बगल वाले कार्बन पे CH3 और PH है, और CH3 जो है मतलब कि अप साइड में है, मतलब कि प्लेन के ऊपर है। तो ऑब्वियस है अगर जो आपका एडिशन हुआ अगर ये अप साइड में होगा तो यहाँ पर स्टीरिक रिपल्सन कम होगा। तो ऑब्वियस यहाँ जब स्टीरिक रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ये जो इसका स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो ऑब्वियस है ये माइनर प्रोडक्ट होगा। सिमिलरली जब ये जो एलाइलिक ग्रुप है या बोल सकते हैं डबल बॉन्ड बेस्ड चेन है, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ऑब्वियस यहाँ पर स्टीरिक रिपल्सन कम होगा। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये मेजर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो आंसर नंबर A था। तो फ्यूचर में इस तरह के नेम रिएक्शन को आप हर समय याद रखिए। जब भी आपको कोई लुईस एसिड और एलाइलिक सिलेन दिया हुआ है तो आपको हर समय होसामी साकुराई या साकुराई रिएक्शन के बारे में सोचना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिया हुआ था, और या बोल सकते हैं चार इनांचोमेरिक कंपाउंड्स का पेयर दिया हुआ था, और आपको इसमें प्रिडिक्ट करना था कि कौन सा ऑप्शन इनांचोमेरिक पेयर्स, हाँ कि ना। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ता है, मतलब कि RS कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग बता सकते हैं कि कौन कौन सा पेयर इनांचोमेरिक पेयर है। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका मैंने चारों का आंसर एक ही पेज में बना दिया है। मेनली जब मैंने इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो ऑप्शन नंबर D सही आंसर निकला। जो बाइफिनाइल सिस्टम था वही एक इनांचोमेरिक पेयर है। बाकी सब में RS या बोल सकते हैं RS सिमेट्री नहीं था, तो इसलिए वो या RS कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट नहीं करता था, तो वो इनांचोमेरिक पेयर नहीं कहलाता है। तो चलिए मैं एक एक करके सब पेयर्स के बारे में बात करूँगा। तो पहला पेयर जो था वो एक 1,3 साइक्लोब्यूटेन बेस्ड सिस्टम था। तो इस कंपाउंड में कोई भी अंधा आदमी देख के बोल सकता है कि ये C2 सिमेट्री है। तो जस्ट रोटेशन से 180 रोटेशन कीजिएगा तो मतलब कि सेम कंपाउंड आ जाता है, मतलब कि वहाँ कोई मिरर रिलेशनशिप नहीं है। तो ये तो इनांचोमर कभी बन ही नहीं सकता। दूसरा था एलीन बेस्ड सिस्टम। तो इसका चलिए मैं RS कॉन्फ़िगरेशन आपको बताता हूँ। तो ये जो पार्ट है ये इन द प्लेन है और ये अप और ये बिलो है। तो चलिए यहाँ पर CIP रूल लगाते हैं। तो ये एक्सिस मैंने ले लिया। तो जो प्लेनर फॉर्म है वहाँ से काउंट करेंगे तो Cl और H में किसका मतलब प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस Cl का ज़्यादा है। फिर हाइड्रो तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। अब इधर आते हैं Cl और H में, Cl का तो 3 और 4।
अब जो फोर्थ एलिमेंट है, या बोल सकते हैं जो फोर्थ नंबर का जो एटम है उसको पकड़ लीजिए आप, ठीक है, और रोटेशन करना स्टार्ट कीजिए। तो क्या बना 1 2 3 1 2 3। तो ये किस तरह का रोटेशन है, क्लॉक। तो मेरा क्या आया आर। लेकिन गौर कीजिए जो आपका लीस्ट प्रायोरिटी एटम है वो क्या है, डैश बॉन्ड में है। तो आपको पता है कि जब लीस्ट प्रायोरिटी एटम आपका डैश बॉन्ड में होता है तो वो क्या होता है, रिवर्स करना पड़ता है। तो ये इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन हुआ, एस। सिमिलरली इधर आइए, प्लेनर की तरफ से मैं एक्सिस लूँगा, लिया, प्लेनर से काउंट कीजिए किसका प्रायोरिटी ज़्यादा, सीएल का एच से ज़्यादा होता है। आपको कैन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल पता ही होगा। तो 1 2, फिर इधर आइए 3 4। जो आपका लिस्ट प्रायोरिटी आइटम उसको पकड़ लिया। अब रोटेशन स्टार्ट कीजिए 1 2 3, मतलब कैसा रोटेशन है, एंटी क्लॉक। और जो मेरा लिस्ट एटम प्रायोरिटी आइटम था देख रहे हैं वो डैश बॉन्ड में है, तो यहाँ पर हमको रिवर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, एस एस। तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, एस एस। तो ऑब्वियस है जब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया तो एक इनांचोमेरिक पेयर नहीं है। आइए इस तरह का स्पाइरल बेस सिस्टम में, यहाँ पर भी मैंने वही अप्लाई किया, प्लान मतलब जो प्लेन में सिस्टम था वहाँ से एरो लिया। यहाँ पर CO देख रहे हैं तो इसका प्रायोरिटी 1 2, फिर इधर 3 4, ठीक है। जो लिस्ट प्रायोरिटी था उसको पकड़ा, रोटेशन स्टार्ट कीजिए 1 2 3 1 2 3। ये किस तरह का रोटेशन है, क्लॉकवाइज आर। अब मैं देखूंगा जो लिस्ट प्रायोरिटी एटम जो है वो डैश में है या सॉलिड बॉन्ड में। तो देख रहे हैं डैश में, तो यहाँ पर हमको रिवर्ट नहीं करना पड़ेगा। हर समय याद रखिए अगर लिस्ट प्रायोरिटी एटम जो फोर्थ नंबर का एटम है वो अगर डैश बॉन्ड में है तो वहाँ पर आर के जगह एस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लेते हैं। फिर यहाँ पर आएंगे, सेम रूल, जो प्लानर है वहाँ से हम लोग एरो पारेंगे। फिर अब काउंट करेंगे। इसमें देखिए जो प्लानर आइटम है इसमें इस तरफ का CIP रूल से ज़्यादा इसका तवज्जो दिया जाता है। तो 1 2 3 4 जो, अब देखिए जो लिस्ट मतलब फोर्थ नंबर का आइटम उसको पकड़ लीजिए। अब रोटेशन काउंट स्टार्ट कीजिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये भी एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, ठीक है। अब हम लोग लिस्ट प्रायोरिटी आइटम का बॉन्ड चेक करेंगे। तो लिस्ट प्रायोरिटी डैश बॉन्ड में है तो यहाँ कोई फ्लिपिंग नहीं होगा, तो दोनों का RR कॉन्फ़िगरेशन है। तो मतलब कि ये भी एक इनांचोमेरिक पेयर नहीं है। तो स्पाइरल बेस सिस्टम भी एक इनांचोमेरिक पेयर नहीं कहलाएगा। तो आइए इस बाइफिनाइल सिस्टम का अब हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो जो प्लेनर जोन में बेंजीन है उधर से हम एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एंड है एबव द प्लेनर, ये जो एंड है बेंजीन का ये बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो जो मैंने एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब जो प्लानर मॉलिक्यूल पे जो है फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे बाय CIP रूल। तो नाइट्रोजन का आपको पता ही है कार्बन से ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर इधर आइए 3 हो जाएगा ये, और 4 हो जाएगा ये। तो जो ये एंड है इसको हम लोग को फिक्स करना है और रोटेशन 1 2 3 का रोटेशन देखना है। तो ये 1 2 3 1 एक क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। अब जो लिस्ट प्रायोरिटी आइटम है उस वो देखिए कि वो डैश बॉन्ड की तरफ है कि सॉलिड बॉन्ड की तरफ। तो देख रहे हैं सॉलिड एंड हमारा तो इधर है, तो ये तो डैश बॉन्ड की तरफ है। तो मतलब कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फ्लिपिंग नहीं होगा। तो ये R का क्लॉकवाइज है तो R का R ही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। फिर दूसरा पार्ट की तरफ आइए। फिर मैंने वही सेम अपनाया, प्लानर से एक एक्सिस लिया, प्रायोरिटी डिसाइड किया 1 2 3 4। जो लिस्ट प्रायोरिटी आइटम था उसको मैंने फिक्स कर दिया, रोटेशन काउंट किया 1 2 3, ठीक है। ये भी एक क्लॉकवाइज रोटेशन है। अब हम लोग को क्या चेक करना है, जो लिस्ट प्रायोरिटी आइटम है उसका डायरेक्शन वो सॉलिड बॉन्ड की तरफ है कि डैश बॉन्ड। तो यहाँ देख रहे हैं लिस्ट प्रायोरिटी एटम सॉलिड बॉन्ड की तरफ है, तो इसको हर समय डैश बॉन्ड की तरफ रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज था तो R कॉन्फ़िगरेशन R था, लेकिन यहाँ पर हमारा सॉलिड बॉन्ड की तरफ है ये लिस्ट प्रायोरिटी आइटम, तो यहाँ पर फ्लिपिंग हो जाएगा तो S। तो यहाँ देख रहे हैं RS रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है या RS इनांचोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये दोनों इनांचोमेरिक पेयर्स हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या था, ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पर आपको एक बोल सकते हैं, सब जनरली ये देख के बोलेंगे डेंजर सा कंपाउंड दिया हुआ है और इसका मेजर प्रोडक्ट आप प्रिडिक्ट करो। तो ये एक्चुअली मैं बोल दूँ ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखने से लग रहा है कि बहुत कुछ इसका खतरनाक आंसर होगा, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आप एरो पे देखिए, आपको 2 रिएजेंट दिया हुआ है, एक टर्ड ब्यूटॉक्साइड दिया हुआ है और एक रेनी निकल दिया है। टर्ड ब्यूटॉक्साइड जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और रेनी निकल आपको पता है हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट होता है। तो आइए इसका प्रोडक्ट जानते हैं। तो जब उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आप देखिएगा तो देखिएगा कि ये ब्रिज हेड के बगल वाला डबल बॉन्ड है ये हाईली अनस्टेबल होता है। आपको पता है ब्रिज हेड से लगा हुआ कार्बोकेटाइन कार्बोएनायर और डबल बॉन्ड अनस्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पर
क्या बोलते हैं, ड्यू टू स्ट्रेंड स्ट्रक्चर वो अनस्टेबल, उसका एनर्जी ज़्यादा होता है, वो चाहता है कि कैसे ना कैसे करके हम कुछ कोई ना कोई साइड रिएक्शन करके अपना बॉन्ड तोड़ लें। तो चाहिए इसका प्रोडक्ट जानते हैं, ये एक प्रिडिक्टेड मैकेनिज्म मैंने प्रिडिक्ट किया है, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये टर्ड ब्यूटल ब्यूटॉक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपको पता है इसको प्रोटॉन चाहिए। तो और आपको ये भी पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड का जो अल्फा कार्बन होता है वो एसिडिक होता है, तो इस कार्बन पे तो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ तो प्रोटॉन का कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो यहाँ से ये टर्ड ब्यूटाइल एक प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर एक कार्बो एनाइन का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो कार्बो एनाइन है ये क्या करेगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हैं ये मिथाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो मिथाइल बॉन्ड यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया। अब इसको मौका मिल गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड क्या हुआ, इधर शिफ्ट किया, तो डबल बॉन्ड जैसे ही इधर शिफ्ट किया तो ये मिथाइल मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक किया, तो ये मिथाइल तुरंत उठ के यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप टूट के आ गया। फिर अब आएगा रेनी निकल का कमाल। रेनी निकल आपको पता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करेगा बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो ये सब बॉन्ड टूट गया। यहाँ पर भी आपका क्या हुआ, एक फ्री रेडिकल बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, ये जो प्रोटॉन है यहाँ उठकर इस पोजीशन पे गया और यहाँ पर एक आपका रिंग का फॉर्मेशन हुआ। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये होगा, उसके साथ आपका एक बाई प्रोडक्ट मीथेन बनेगा, साथ में H2S होगा। तो ये इसका आपका जो था मेजर प्रोडक्ट था, जो आपका कह सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें कह सकते हैं, इसका बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका ए जो था वो सही था। क्वेश्चन नंबर 29, तो यहाँ पर आपको एक कंपाउंड दिया हुआ था और 3 डिफरेंट रिएजेंट दिए हुए थे और आपको मेजर प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना था। तो चलिए ये भी एक आसान क्वेश्चन है, तो आपको अगर रिएजेंट का फंक्शन पता है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो कंपाउंड था आप देख रहे हैं MCPBA और NaHCO3, ठीक है। तो NCPA का फुल फॉर्म होता है मेटा क्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इसका फंक्शन ही होता है ना कि कोई भी कीटोन को ना ईस्टर बना देता है, ये समझे, ये इसका काम ही है। हर समय याद रखिए कि आपको इस ऐसा कंपाउंड मिल गया ना, कहीं भी पर एसिड्स मिल गया आपको, तो उसका काम ही है कि एल्डिहाइड कीटोन को ईस्टर बनाएगा। तो पहला जो ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। दूसरा जो था आपको दिया हुआ था NaOH और H2O, हाँ कि ना। तो वो क्या करेगा, आपका क्या करेगा, यहाँ पर स्टीरिक बॉन्ड को ब्रेक करने में मदद करेगा, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये जो आपका बॉन्ड है ना, इसको ये मतलब कि सेपोनिफिकेशन टाइप का, जो ईस्टर का सेपोनिफिकेशन होता है ना, वही NaOH कर देगा, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्म होगा और एक तरफ अल्कोहल बन जाएगा, बन गया आपका। फिर I2KOH आप देख रहे हैं, आयोडीन को पता है जहाँ भी डबल बॉन्ड मिलेगा वहाँ पर जाके चिपक जाता है, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड था तो इससे चिपका, इस तरह का फॉर्मेशन हुआ। फिर NaCO3 जैसे ही आपको वहाँ पर आया तो फिर क्या हुआ, फिर से वही खेला, 5 मेंबर रिंग बन गया, तो आपका इस तरह का कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन सही था वो था ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, फिर ये एक बोल सकते हैं कंपाउंड प्रिडिक्ट करने का, मेजर प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही आसान तरीका है कि आपको रिएजेंट का फंक्शन आना चाहिए, तो इसलिए आपको अपना रिएजेंट केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बेसिकली आपको 2 रिएजेंट दिया हुआ है, एक दिया हुआ है मतलब कि CF3CO एक मतलब एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एक मतलब कि हाइड्रोबोरेशन टाइप का रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट होता है डाइबोरेन या BH3 दिया गया है 1 इक्विवेलेंट। तो आइए इसका प्रोडक्ट जानते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक एसिड दिया हुआ है CF3COH, और ये एसिटिक एसिड है, नहीं है इसका ये आप इसको एसिटिक एसिड मत समझ लीजिएगा, नॉर्मल एसिड नहीं। यहाँ पर CF3 लग गया, तीनों हाइड्रोजन हटा के F लगा दिया है, तो ये क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, कह सकते हैं एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपको पता है जब भी आपको कहीं पर ईस्टर होगा और वहाँ पर एसिड पड़ेगा तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा, लेकिन इसका गुण पता है ये बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव है, ये उसी ईस्टर को अटैक करेगा जहाँ जिसका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ज़्यादा हो। देखिए यहाँ पर भी आपको एक ईस्टर दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है,
लेकिन ये जो हिस्टेरिक पॉइंट है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेगा। तो देखिए ये डाला तो इस सेंटर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुआ तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। अब सेकंड रिएजेंट 1 इक्विवेलेंट ही बोला था आपको, BH3 ये एक्सेस में नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होगा लेकिन सेलेक्टिवली होगा, एक्सेस में नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, सिंपली अगर आपको एक्सेस में रहता तो ये भी ईस्टर को रिड्यूस कर देता, लेकिन यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट था तो ये खाली कार्बोक्सिलिक एंड को रिड्यूस करेगा और उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट था वो ऑप्शन डी था। तो यहाँ पर की पॉइंट क्या है रिमेंबर करने के लिए फ्यूचर के लिए, तो याद रखिए आपको CF3COH मिल गया, ठीक है, और ईस्टर मिल गया, तो आपको हर समय उस ईस्टर को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, या बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड था लेकिन इसने खाली इस सेंटर को अफेक्ट किया क्योंकि ये ज़्यादा इसमें मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर था, मतलब कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ था। देखिए 3 डिग्री आपका ब्रांच लगा हुआ है, तो इसीलिए ये हाइड्रोलाइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपको गेट 2018 में देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आपको फिर से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ था और मेजर प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने के लिए बोला था, 2 रीजेंट था। तो अगर ये उसको ऊपर से देखिएगा तो लगेगा कि बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन जब इसका ध्यान से समझिएगा तो एक बहुत आसान क्वेश्चन है जहाँ पर आप आसानी से मार्क अपना स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 रीजेंट है, 1 और 2। तो देखिए टिन बेस्ड एलाइलिक कंपाउंड है और PDPH3 है। तो आपको अगर याद होगा तो ये एक कपलिंग, इस तरह का रीजेंट जो होता है ना, कपलिंग रिएक्शंस में यूज़ होता है, और ये बेसिकली एक कपलिंग रिएक्शन ही आपको दिया हुआ था जिसका नाम था स्टिल रिएक्शन। ये एक कपलिंग रिएक्शन है जहाँ पर डबल बॉन्ड का मतलब कि हेलोजन हटकर वहाँ पर डबल बॉन्ड या R जाके, ये जो ग्रुप है टिन का जो एंड ग्रुप है वो जाके मतलब कि बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, मतलब CC बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो आइए इसका प्रोडक्ट जानते हैं। तो ये एक स्टिल, इसका नाम है स्टिल रिएक्शन, आप इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं, फ्यूचर एग्जाम्स के लिए याद रख सकते हैं। तो मैं पहले रीजन का फंक्शन बताऊंगा। ये एक टिन के साथ एक एल्काइल ग्रुप या क्या बोल सकते हैं एल्काइल चेन ही लगा हुआ है और यहाँ पर Br है, तो ये इसका फंक्शन है इसी एंड को कपलिंग करना, CC बॉन्ड फॉर्मेशन करना। तो ये एंड यहाँ से उठेगा और ये जो CBr बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और Br टिन के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एक 1,4 डाइन है और यहाँ पर आपको एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। दूसरा रीजेंट जो था एक टॉल्यूइन के साथ हीट कर रहे थे, तो सिंपल यहाँ पर एक 2,4 एडिशन रिएक्शन आपको सोचना था। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो जब इसको एडिशन करेंगे, डायल्डर्स टाइप ऑफ रिएक्शन करेंगे, तो आप देखेंगे आपका ये मेजर प्रोडक्ट होता। तो यहाँ पर आप इस मेजर प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आप जब ऑप्शन सर्च करेंगे तो आपको आपका ऑप्शन मिल जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी के नाम पे वहाँ पर आया था। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या पॉइंट रिमेंबर करना है फ्यूचर एग्जाम के लिए, ये एक नेम रिएक्शन है, तो आपको अपना नेम रिएक्शन का पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। और दूसरा, जब भी आपको टॉल्यूइन के साथ हीट मिलेगा तो वहाँ पर 2,4 साइक्लोएड। तो क्वेश्चन नंबर 32, तो यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दिया हुआ था और आपका इसको रेट्रो एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछा था, मतलब कि जो एल्डोल, ये एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट है। तो पूछा था कि स्टार्टिंग मटेरियल बताओ क्या है। रेट्रो एल्डोल मतलब कि एल्डोल का उल्टा, ठीक है, रेट्रो एल्डोल का प्रोडक्ट पूछा था। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको ये कंपाउंड है, तो मैंने इसका रेट्रो एल्डोल का मैकेनिज्म ड्रॉ किया है। तो पहले क्या करेगा, आपको इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ पर पहले OH- आएगा, तो OH- क्या करेगा, यहाँ पर H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एब्स्ट्रैक्ट किया, फिर तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन इधर टूटा, तो ये बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। तो आपका नेगेटिव चार्ज अब क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये बॉन्ड इस तरह से टूट गया। अब क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, अब जो OH- आया, तो OH- एक कैटलिस्ट है। तो आपको पता है कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस जो इनिशियल स्टेज में तो कंज्यूम होता है, लेकिन आखिरी स्टेप में वो निकल जाता है, क्योंकि कैटलिस्ट के नाइदर भी मतलब कि उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते एक रिएक्शन, तो फिर से रीजनरेट होगा। तो फिर पानी क्या करेगा, आएगा, जो पानी यहाँ पर, पानी में एक ले लिया हूँ H2O मॉलिक्यूल, वो H+ देगा, तो यहाँ पर आप
हाइड्रोजन आकर लग गया। तो आपका ये कह सकते हैं जो स्टार्टिंग मटेरियल था आपका 6 मेंबर्ड रिंग था। लेकिन यहाँ चूंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री घुस गया है तो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बताना है, तो आपको वो रीजेंट लेना है जो हाईली स्टेबल हो। तो चलिए देख लीजिए, ये जो एंड है ये ऊपर होगा, ये दोनों नीचे होगा। क्यों नीचे होगा? क्योंकि इस फॉर्म ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो या इस स्ट्रक्चर में जो बल्कि ग्रुप है और ये CHO जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पर स्टीरिक रिपल्सन कम है। तो ऑब्वियसली जब स्टीरिक रिपल्सन कम है तो इसका एनर्जी भी कम होगा, तो ये जो कंपाउंड होगा या ये जो रिएक्टेंट होगा स्टेबल होगा। तो इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन था आपका सही था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, तो आपको एक रोडियम बेस्ड कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड दिया जा रहा था 35 बार पे और 453 केल्विन टेम्परेचर। तो इसका एलिमिनेशन प्रोडक्ट पूछ रहा था। तो आइए इसका प्रोडक्ट जानते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने इसका मैकेनिज्म ड्रॉ किया है। तो फर्स्ट जब पहला CO, यहाँ पर पहले स्टेप में क्या होगा, ये जो CO है ये अपने में इंटरनल रीअरेंज करेगा। तो यहाँ पर आपका CH3 का माइग्रेशन होगा। तो ये पहला स्टेज में आपको इस तरह का कुछ मिथाइल इंसर्शन टाइप ऑफ रिएक्शन होगा। फिर CO का फिर एडिशन होगा, तो ये जो एम्प्टी स्पेस है CO यहाँ पर आकर अटैक करेगा। फिर से थर्ड स्टेप में क्या होगा, फिर एक CO जो आप डालें, तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में आपका क्या होगा, ये जो एसीटेट ग्रुप है ये बाहर निकलेगा और यहाँ से आयोडीन बाहर निकलेगा। तो ये एसीटेट आयन इस आयोडाइड को लेते हुए बाहर निकलेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3COI प्लस रोडियम का टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बचेगा। तो इसका जो सही आंसर था वो आंसर नंबर C था। क्वेश्चन नंबर 34, तो फाइनली क्वांटम केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा। एक बहुत अच्छा और लेंदी क्वेश्चन 2018 में गिरा था गेट के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वन डायमेंशन एन हार्मोनिक एक्सीलेटर स्टेटेड बाय पर्टर्बेशन थ्योरी, द हार्मोनिक ऑक्सीलेटर यूज्ड टू unperturbed system and perturbation is this much. Using only first order correction the total ground energy of n harmonic oscillator है। तो यहाँ पर टोटल ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको पूछा है, उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन जानते हैं। तो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो ये मैंने एक वेव फंक्शन लिया, ठीक है। आपको पता है जब आपका हार्मोनिक ऑक्सीलेटर होता है तो उसका जो हेल्महोल्ट्ज़ ऑपरेटर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। लेकिन ये अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, वहाँ पर आपको वैल्यू भी दिया हुआ था पर्टर्बेशन का 1/6 गामा x क्यूब। तो मैंने उसको तो ऑब्वियस है हाल जो ऑपरेटर है उसका वैल्यू जो उसके वैल्यू में इतना हम लोग को ऐड करना है। तो चूंकि आप लोग को बोला है कि ओनली फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन लगाना है, तो उसका एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन नॉट स्टार हेल्महोल्ट्ज़ ऑपरेटर साइन नॉट dx, ठीक है। सिंपली दोनों वेव फंक्शन में या वेव फंक्शन जो है उसका वैल्यू वहाँ पर पुट कर देना है, ये पुट कर देना है और आपको यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज़ ऑपरेटर लगाकर इंटीग्रेट कर कर टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर लेना है। तो मैंने अब इसी तरह से इसको सॉल्व किया है, पुट किया दोनों का वैल्यू यहाँ पर, फिर हेल्महोल्ट्ज़ ऑपरेटर विथ पर्टर्बेशन, फिर एक और वेव फंक्शन जो था वो दे दिया यहाँ पर। फिर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आपको जब लास्ट स्टेप में आइएगा, जब सब ब्रैकेट तोड़िएगा तो आपको इस तरह का इंटीग्रेशन फॉर्म मिलेगा। लेकिन ये जो है दो फॉर्म नॉन सॉल्वेबल था, ये दोनों को सॉल्व नहीं किया था। तो इतना पार्ट को जब सॉल्व कीजिएगा आप तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, 1/2 रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट k/, रिड्यूस मास टू द पावर हाफ या रूट k/, म्यू मिलेगा। तो ये इसका राइट आंसर था, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो ये सब क्वेश्चन सब प्रैक्टिस का क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का। आप खुद से जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आसानी से इसको सॉल्व कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आखिरकार 2018 गेट में दिखने को मिल ही गया। क्वेश्चन था द ऑक्सीजन कोऑर्डिनेटेड टू मेटल आयन सेंटर इन ऑक्सी मायोग्लोबिन एंड ऑक्सी हिमोसाइनिन एग्जिस्ट रिस्पेक्टिवली। तो पूछ रहा था कि जो ऑक्सीजन जो है ये दोनों कंपाउंड में जब बाइंड करता है हमारे बॉडी में तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
4 ऑप्शन दिया था और आपको प्रोडक्ट बताना था। तो आइए इसका सॉल्यूशन जानते हैं। तो ये एक ऑक्सीमायोग्लोबिन का फॉर्म है और यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन जो बाइंडेड है ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म में है, दैट इज़ O2, और जब इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिएगा तो इसमें -1 चार्ज आएगा। तो बोल सकते हैं ऑक्सीमायोग्लोबिन में ऑक्सीजन जो बाइंड करता है, कोऑर्डिनेट करता है, वो सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में करता है। सिमिलरली ऑक्सी हीमोसाइनिन के केस में आइए तो यहाँ पर आप देखिए इसने ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया है, एक इधर से एक इधर से। तो जब इसको बॉन्ड कीजिएगा, एक इसको ब्रेक कीजिएगा तो यहाँ पर O2 ऑक्सीजन पे 2 चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं पेरोक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर था आप वो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। हाँ कि ना। फ्यूचर में आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि ऑक्सी मायोग्लोबिन में क्या मेटल सेंटर है, तो आपको वो भी याद रखना है। ऑक्सी मायोग्लोबिन में सेंटर एटम आयरन होता है और ऑक्सी हीमोसाइनिन में कॉपर होता है। क्वेश्चन नंबर 36। तो यहाँ पर आपको टर्म सिंबल से क्वेश्चन था। यहाँ पर कोबाल्ट का 2 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था, एक ऑक्ट्राहेड्रल था और एक टेट्राहेड्रल था, और इसमें आपको इसका की टर्म सिंबल बताना था, स्पेक्ट्रल ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल बताना था। आइए जानते हैं इसका आंसर। तो कोबाल्ट एक ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और वाटर एक क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो चलिए D7 सिस्टम है तो इसको कर दिया तो T2G Eg में ब्रेक होगा, तो Eg में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और T2G में 1, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 2s+1 लगा देंगे, हाँ कि ना। तो 2s 3/2 दैट इज 4t 1/g, इसका जो टर्म सिंबल हुआ 4t 1/g। सिमिलरली यहाँ ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो आपको पता है जस्ट उल्टा हो जाता है, Eg नीचे T2G दीजिए। यहाँ पर भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जब इसका आप टर्म सिंबल इस फॉर्मूला से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से लीजिएगा तो यहाँ भी आएगा 4, लेकिन यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका राइट आंसर था 4A2G। तो इसका जो राइट आंसर इसमें आपको टिक लगाना था वो था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट का लेंथनाइट का क्वेश्चन था, ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या था, जनरली द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड FF ट्रांजिशन इन लेंथनाइट आयन कॉम्प्लेक्स आर रिस्पेक्टली। तो लेंथनम सीरीज का जो भी कॉम्प्लेक्सेस होता है वो आपको ग्रेटर देन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसका, और वो हर समय कलरफुल बहुत शार्प एब्जॉर्प्शन देता है, कलर देता है। तो इसका ऑप्शन क्या था, ग्रेटर देन 6 एंड शार्प, मतलब कि एब्जॉर्प्शन बैंड, इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए था। क्वेश्चन नंबर 38। द सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन, ये एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था और ये एक कॉम्प्लेक्स में रिएक्शन हो रहा था। तो पूछ रहा था कि बताओ कि इसका जो एक्सचेंज होगा, ये सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट रिएक्शन टेम्परेचर एक्स एज, इसका एक्सचेंज का आपको रेट बताना था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको एक रोड मैप क्वेश्चन था और उसको प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना था। तो आइए इसका प्रोडक्ट जानते हैं। तो जो पहला आपको वहाँ पर दिया था वो बोला था 3 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिएक्टिंग विथ 3 मोल्स ऑफ बोरोन क्लोराइड। तो यहाँ पर जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्या, यहाँ पर जो पहला प्रोडक्ट होगा वो होगा 2,4,6 ट्राइक्लोरोबोरेजीन। तो यहाँ पर जो पहला आपको प्रोडक्ट सोचना था वो ये सोचना था, ठीक है। फिर उसमें बोला कि रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम बोराहाइड्राइड दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है सब Cl हट जाएगा, वहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा तो बोराजीन का फॉर्मेशन होगा। फिर वाटर कैसा, कोल्ड वाटर, मतलब कि रूम टेम्परेचर। अगर हॉट रहता तो बोरिक एसिड बन जाता, लेकिन चूंकि ये कोल्ड था तो यहाँ पर OH मतलब कि वाटर जस्ट ब्रेक करेगा और हाइड्रेशन रिएक्शन टाइप का फॉर्मेशन होगा, तो ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा। तो अगर आप देखिएगा तो आपका X ये था और Y ये था। तो यहाँ पर जो मेजर सही ऑप्शन आपको लगेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। और इसमें याद करने का चीज़ है यहाँ पर है, अगर आपको कोल्ड वाटर है तो आपको ये फॉर्मेशन होगा, अगर हॉट वाटर है, अगर यहीं पर हॉट कंडीशन रहता तो आपको फ्यूचर में याद रखना है वहाँ पर बोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है।
क्वेश्चन नंबर 40, फॉर एन इन्वर्स स्पिनल AB2O4 द A एंड B रिस्पेक्टिवली कैन बी। तो याद रखिए इन्वर्स स्पिनल में और स्पिनल में यही डिफरेंस होता है कि इन्वर्स स्पिनल में 50% ऑक्ट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स होता है, उस साइड्स होता है, उसको ए साइड का कैटाइन मतलब कि ऑक्यूपाई का शेयर करता है, लेकिन स्पिनल में ऐसा नहीं होता है। स्पिनल में AB2 मतलब ए जो होता है +2 और +3, तो इसमें कोई शेयरिंग नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन था द रिएक्शन ऑफ PCl3 विथ लिथियम PHLi लिथियम फिनाइल या बोल सकते हैं फिनाइल लिथियम in 1:3 molar ratio yield X as one of the product which is further reacted with CH3I gives Y, then the reaction of Y with N-butyl lithium gives Z. The product X Y Z को आपको प्रिडिक्ट करना था। तो आइए इसका प्रोडक्ट जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जब फिनाइल बेस्ड लिथियम से रिएक्ट करेगा PHLi, तो आपका PPH3 का फॉर्मेशन होगा विथ द फॉर्मेशन ऑफ LiCl3। ये X हो गया। जब इसमें मिथाइल आयोडाइड दीजिएगा तो PH3Pl Me प्लस आई, मतलब कि जस्ट प्लस माइनस एडिशन होगा, ये प्लस ये माइनस। तो यहाँ पर आपको पता है फॉस्फोरस पे लोन पेयर है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा तो PH3P Me प्लस आई, ये Y बना। और जैसे इसमें ब्यूटाइल लिथियम देंगे तो आपको पता है ये एक स्ट्रॉन्ग क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, साथ साथ बेस भी है। इस कंडीशन बेसिक, तो ये क्या करेगा, यहाँ से H प्रोटोन को बाहर निकालेगा तो HI बाहर निकल गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपका एक्चुअली बेसिकली ये फॉस्फोर इलाइड्स फॉर्मेशन रिएक्शन है। तो ये ब्यूटाइल लिथियम के पहले फॉस्फोर इलाइड का फॉर्मेशन होता है, तो ये C बनेगा। तो इस हिसाब से आपका X PPH3 होगा, Y PH3PMe होल I होगा, और यहाँ पर फॉस्फोर इलाइड बनेगा जो आपका बोल सकते हैं Z होगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 42 द रिएक्शन ऑफ इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ FeCO5 and OH gives complex species X which further react with MnO2 gives Y, identify X and Y। तो यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन था, मतलब कि आयरन कार्बोनिल कंपाउंड था और उस OH से रिएक्ट कर रहे हैं, तो X और Y प्रिडिक्ट करना था। तो आइए इसका प्रोडक्ट जानते हैं। तो पहले स्टेप में OH जब रिएक्ट करेगा तो आपका इस तरह का कुछ एनाइनिक फॉर्म होगा। ड्यू टू एनाइनिक फॉर्म यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, CO2 बाहर जाएगा और ये H आयरन से आके लग जाएगा। तो आपका पहला X क्या होगा, HFeCO4 माइनस, फिर MnO2 दीजिएगा तो ये क्या करेगा, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा और आपका Fe3CO12 का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो रिएक्शन है आपको याद रखने का चीज़ है यहाँ पर, और ये सब याद रखने का चीज़, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन X गोज टू Y इतना, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है एट 300 केल्विन टेम्परेचर, गिवन दैट द एक्टिवेशन एनर्जी इतना, उसका एक्टिवेशन एनर्जी बता दिया 300 केल्विन पे इतना एक्टिवेशन है। एज्यूमिंग आर्गेनियस बिहेवियर फॉर द टेम्परेचर डिपेंडेंस द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 90% ऑफ Y एट 350 केल्विन इज। तो मतलब कि यहाँ पर देखिए आपका पहला चीज़, तो पहला पार्ट तो आपका 300 केल्विन है, लेकिन जो प्रोडक्ट पूछ रहा है या जो फाइनल प्रोडक्ट 350 है, मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्चुअली आपको यहाँ पर दो फार्मूला अप्लाई करके इसका आंसर निकालना था। ये केमिकल काइनेटिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। तो जो आपका K दिया हुआ था यहाँ पर, K का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है ना, वो बता दिया था कि आपका रेट कांस्टेंट X टू Y का दिया हुआ इतना वैल्यू। यहाँ पर देखिए आपको दो टेम्परेचर दिया हुआ है 300 और 350 केल्विन, और एक्टिवेशन एनर्जी दिया है। तो आर्गेनियस इक्वेशन आपको मतलब टेम्परेचर चेंज के रिस्पेक्ट में आपको पता ही होगा, log K2/K1 इज इक्वल टू EA 2.303 R T2 माइनस या T2 माइनस T1/T1 T2, ये आपको पता ही है। तो मैंने सब वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको एक मतलब 300 पे जो रेट कांस्टेंट है वो दिया हुआ है, लेकिन 350 पे रेट कांस्टेंट नहीं दिया है, तो वो मैं यहाँ से निकाल लूँगा। तो K2 का वैल्यू मैंने निकाल लिया, दैट इज 7.979 इंटू 10⁻³ अब बोल रहा है कि 350 पे
x और y जो रिएक्शन हो रहा है y बन का 90% कन्वर्जन में आपको कितना टाइम लगेगा। तो ऑब्वियस जो 90% कन्वर्जन हो जाएगा प्रोडक्ट का, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा 10। तो सिंपल K2 मतलब इस रिएक्शन का आपको रेट कांस्टेंट पता चल गया है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट पता चल गया है, तो टाइम नहीं निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिए दैट इज टी इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी इज इक्वल टू 2.303 के लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। पुट कर दीजिए टी 2.3 इतना पुट किया 90/10 दैट इज आपका जो आंसर आया दैट इज 288.63। ये इसका आपका राइट आंसर था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 44, द मोलर कंडक्टिविटी 0.01 मोलर वीक एसिड HX एट 298 किलो मेजर कंडक्टिविटी सेल ऑफ सेल कांस्टेंट, मतलब LA/A का वैल्यू दिया 0.4 सेंटीमीटर इनवर्स, इस इतना मोलर कंडक्टिविटी दे दिया गया है इतना मोलर एसिड का, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे भी आपको लगता है H और X का कंडक्टिविटी दे दिया गया है। इग्नोरिंग द एक्टिविटी को पीके वैल्यू यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आपको बोला है पीके वैल्यू कैलकुलेट करो, तो चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको H प्लस और X माइनस का आपको यहाँ पर कंडक्टिविटी आपको दे दिया गया था, ठीक है। मोलैरिटी पता है, सेल कांस्टेंट L के पता है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आप मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, ये फार्मूला पुट का आपको पता है। तो मैंने मोलर इन्फिनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू निकाल दिया इसको एडअप करके, कैटायन H प्लस आयन माइनस का कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन को ऐड करके, दैट इज 760 ओम इनवर्स सेंटीमीटर मोल इनवर्स। अब आप इस को जब निकाल लिए तो अब आपको अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लीजिए। वो कैसे निकलेगा, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन का रेडियो से आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाएगा। अब चूंकि ये HX है, HX डिसोसिएट कर रहा है H प्लस X माइनस, तो आपको ये पता ही है वो फार्मूला कि अगर मान लीजिए C अमाउंट ऑफ डिसोसिएट करता है तो C अल्फा बनेगा। यहाँ कितना बचेगा C माइनस C अल्फा। तो आप जब उसका रेशियो लेंगे तो आपको वहाँ से क्या मिल जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू। ये एक ऑस्टवा डाइल्यूशन लॉ मैंने यहाँ लगा दिया। डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब चूंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिनोमिनेटर को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर सब वैल्यू पुट किया, दैट इज 7.7 इंटू 10⁻5 आपका आया डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये सब चीज़ आप कैलकुलेटर यूज़ करके निकालिएगा, आप लोग को वहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड है। कि जब जैसे ही आपको के निकल गया, आपको पी के वैल्यू पूछा है, तो पी के क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ के। जैसे पी एच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस, तो ऐसे पी के क्या होगा, नेगेटिव लॉग के। तो इस के का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व आउट कीजिए, दैट इज 5 माइनस लॉग 7.7 आएगा। सब कैलकुलेटर यूज़ होगा, दैट इज पी के इज इक्वल टू 4.11। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 45, लेटिमर डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन बिलो, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो ये रिएक्शन क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन जो है H2O2 में जाता है, तो यहाँ पर 0.70 वोल्ट मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ जाता है H2O2 से वाटर, तो प्लस 1.76। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना आपको ये लगेगा, पोटेंशियल लगेगा, वो पता करना है। तो चलिए, तो मैंने डेल जी को आपको पता है, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला इतना इज इक्वल टू कितना, इतना यहाँ से यहाँ चेंज होने में गिब्स एनर्जी चेंज, यहाँ से यहाँ एनर्जी गिब्स एनर्जी चेंज, दो रिएक्शन सिस्टम में बांट दिया है। अब यहाँ O2 H2O2 में जाता है, कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, +1 का। यहाँ से यहाँ जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, मतलब फिर यहाँ से यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन का मतलब कि चेंज हुआ, ट्रांजिशन हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का। तो आपको डेल जी इज इक्वल टू माइनस NFE का फॉर्मूला पता है, मैंने वो पुट कर दिया दोनों तरफ। तो O2 टू H2 जाने में फिर मैंने F कॉन्स्टेंट लेकर काट दिया, दैट इज NE इज इक्वल टू N1E1 प्लस N2E2। ये 1 रिएक्शन 1, ये 2 में मान लिया हूँ। अब गौर कीजिए कि यहाँ से यहाँ मैंने बताया कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, 2। तो यहाँ का N का वैल्यू कितना हो गया, 2EX इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ भी 1, तो 1 इंटू 0.70 प्लस 1 इंटू 0.176। तो EX इज इक्वल टू क्या हुआ, एडअप किया 2.46/2 दैट इज 1.23। तो इसका राइट आंसर आपका क्या था, यहाँ से यहाँ जाने का जो पोटेंशियल है वो है 1.23। बहुत आसान क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब
फॉलो, लाइक एंड शेयर।